अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ठाक है, खैरियत से होंगे। तो मैं आप लोग की रिक्वेस्ट पे एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूँ, क्योंकि आप लोगों का पेपर करीब आ रहा है और आप लोगों की तैयारी भी इतनी ख़ास नहीं होगी। तो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं जो कि मेरे ख़्याल से 2021 में बायोलॉजी में आ सकते हैं। उसको मैंने कुछ सॉर्ट आउट किए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में, चैप्टर वाइज भी किए हैं। अब इसमें ये है कि ज़ाहिर सी बात है कि जो बच्चा टॉप करना चाहता है, जो बच्चा चाहता है कि मेरे 9th में 90 परसेंटेज आए, 90 अबव परसेंटेज आए, तो ज़ाहिर सी बात क्या है, ज़ाहिर सी बात ये है कि उस बच्चे को ये सोचना भी नहीं चाहिए कि कुछ इम्पोर्टेंट भी वर्ड होता है, कुछ इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन होते हैं। तो टॉपर्स के लिए याद है, टॉपर्स के लिए कोई इम्पोर्टेंट कुछ होता नहीं है, टॉपर्स को सब कुछ करना पड़ता है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि मेरे लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, क्योंकि ये जैसे कि आप सबको मालूम है कि इस साल 9th क्लास की बुक, बायो की बुक चेंज हुई है और हमारे पास पिछला कोई भी पेपर्स हमारे पास नहीं है। तो मैं किस बेस में, आपका क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने किस बेस में ये इम्पोर्टेंट निकाला। मैंने इस बेस में निकाला है क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन देखा है, कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको आगे जाके फाइल क्वेश्चन आगे भी, फॉर एग्जांपल मैंने देखा है कि 9th क्लास में कौन से क्वेश्चन ऐसे ऐसे हैं, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कि आप इंटर में जब आप जाएंगे तो वही टॉपिक आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। जब आप एमडी कैट देंगे तो वही टॉपिक आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने इस बिहाफ में कुछ ऐसे क्वेश्चन निकाले हैं जो कि आपको आगे भी जाके इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला चैप्टर, जो आपका जो पहला चैप्टर है, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन सॉर्ट आउट किए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में मैंने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, आपसे जो भी पेपर बनाएगा वो आपसे पूछ सकता है कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी से, फॉर एग्जांपल आपके टैक्सोनॉमी, एनाटॉमी हो गया, सेल बायोलॉजी हो गया, ये आपका बायोटेक्नोलॉजी हो गई, ये जो ब्रांच है इनकी डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है। तो आपने पूरी डेफिनेशन आपने याद रखनी है, जो डेफिनेशन है वो आपने पूरी याद रखनी है। तो आपने पूरी इसलिए याद रखनी है क्योंकि आपको या हमें कुछ नहीं पता कि वो किस की डेफिनेशन पूछ ले, किस, फॉर एग्जांपल आपने 3-4 डेफिनेशन याद कर ली, अगर उससे नहीं आया, किसी और की डेफिनेशन पूछ लिया तो ये मसला हो सकता है। तो आपने ये ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की ये पूरी डेफिनेशन याद करनी है। देन दूसरा जो है मेरा, जो मैंने निकाला है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टार्ट होता है आपके एटम से स्टार्ट होता है, देन वो मॉलिक्यूल से जाता है। लेकिन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपने जो याद करना है वो टैक्सोनॉमिक लेवल से याद करना है। आप इसकी टैक्सोनॉमिक लेवल देखेंगे, इसमें फिर स्पीशीज़ की डेफिनेशन आप याद कर लें, पॉपुलेशन की याद कर लें, एंड सो ऑन। पॉपुलेशन के बाद आ जाता है आपको कम्युनिटी के बाद इकोलॉजिकल लेवल आता है, देन बायोस्फीयर लेवल आता है। तो आप ये इसकी डेफिनेशन याद कर लें। और जो फर्स्ट स्टेप, देन हम आते हैं अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में जो पहले चैप्टर से मुझे जो समझ में आया, जो पेपर बनाने वाला दे सकता है वो फ्रॉग आपको दे सकता है। एक फ्रॉग टॉपिक है, फ्रॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसकी डाइसेक्शन भी करेंगे, प्रैक्टिकल में भी ये टॉपिक आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। फ्रॉग टॉपिक आपको बिल्कुल दे सकता है। अगर टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में अगर फ्रॉग आ जाता है तो आपने फ्रॉग के बारे में कुछ इंट्रो देनी पड़ेगी। दैन इसकी लेवल डायग्राम, बायोलॉजी आपको पता है कि जब तक डायग्राम नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन में तो बायोलॉजी उस वक्त तक इम्प्रॉपर है, तो आपको लेबर डायग्राम ज़रूर देनी पड़ेगी। देन आपसे अमीबा के बारे में पूछ सकता है, तो अमीबा की भी आप इंट्रो देंगे, फिर उसकी लेबर डायग्राम देंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 2 में मुझे कोई ख़ास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं लगा जो कि मैं यहाँ पर लिखता है, इसलिए चैप्टर 2 मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। तो नेक्स्ट हम आते हैं चैप्टर नंबर 3 में, जो कि हमारा है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन इतना कोई ख़ास नहीं है, लेकिन एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है जो कि 99.99% मैं कह सकता हूँ कि ये पूछ सकता है आप लोगों से, और वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन।
5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप इंटर। हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा है सेल एंड टिश्यू। चैप्टर नंबर 4 का नाम है सेल एंड टिश्यू। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके कौन कौन से बन सकते हैं। सेल थ्योरी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और ये ज़रूर मेरा ख्याल है कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में ये पूछा ही जाएगा क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये सेल थ्योरी। इसके कोई 4 पॉइंट हैं, छोटे ही क्वेश्चन हैं, 4 पॉइंट हैं, बहुत ही आसान पॉइंट हैं। अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको बताऊँगा। अभी मैंने चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर लूँगा, देन चैप्टर नंबर 3 में आऊँगा, देन 4 में आऊँगा, आहिस्ता आहिस्ता बताऊँगा। तो सेल थ्योरी आपने याद करनी है। फिर उसके बाद आपने जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल और प्लांट सेल में आपको डिफरेंसेस आनी चाहिए। देन फिर ऑर्गेनल्स आ जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनल्स वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल यहाँ पे लिखा है जो कि पूछा जा सकता है। नंबर 1 जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर 2 जो है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। नंबर 3 जो है वो क्लोरोप्लास्ट और नंबर 4 जो है वो प्लास्टिड्स। अगर मैं आपको ऐसे ही बताऊं ऑर्गेनल्स के बारे में, तो ऑर्गेनल्स बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत ही लॉन्ग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ऑर्गेनल्स में जो मैंने चंद के नाम लिखे हैं, इसके अलावा आपके वैक्यूल हो सकते हैं, आपके लाइसोसोम्स हैं ऑर्गेनल में आपके बुक में, लेकिन वैक्यूल या लाइसोसोम की बात करूँ इनका कोई इतना कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं होता। और जो माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट और जो प्लास्टिड्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स हैं। प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट जो हैं प्लांट में पाए जाते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एनिमल प्लांट सेल दोनों में पाए जाते हैं। चैप्टर नंबर 4 से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो मैंने निकाला है वो मेरे इलाज से सेल मेम्ब्रेन पूछ सकता है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में फिर डीपली सेल मेम्ब्रेन क्वेश्चन कैसे आएगा, वो आएगा ऐसे ही कुछ आएगा कि सेल मेम्ब्रेन आप डिफाइन करें विद सिंगर एंड निकोलसन। दो साइंटिस्ट हैं सिंगर और निकोलसन। इन्होंने सेल थ्योरी के स्ट्रक्चर को बताया था। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगर और निकोलसन, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन विद डायग्राम्स की, वो डायग्राम भी बनानी पड़ेगी। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ जो कि है हमारा सेल थ्योरी। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो मैंने निकाला है वो है टाइप ऑफ क्रोमोसोम। आपसे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम पूछ सकता है। सेंट्रोमियर आपसे पूछ सकता है। टाइप ऑफ क्रोमोसोम में आपके आ जाते हैं सब मेटासेंट्रिक क्या होते हैं, मेटासेंट्रिक क्या होते हैं, एक्रोसेंट्रिक क्या होते हैं, ये आपसे पूछ सकता है। इसी तरह अगर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तरफ आए चैप्टर नंबर 5 में, तो आपसे माइटोसिस एंड म्यूसिस विद डायग्राम आपसे पूछ सकता है। माइटोसिस एंड म्यूसिस फुल डीपली आपने बताना पड़ेगा और इसके साथ आपको डायग्राम भी बनानी पड़ेगी। शर्त यह है कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन में, अगर शॉर्ट में है तो आप डायग्राम से छोड़ सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो वो है एंजाइम्स। हमारा चैप्टर नंबर 6 एंजाइम्स है। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो पूछ सकता है वो यूजेस ऑफ एंजाइम्स पूछ सकता है कि एंजाइम्स का यूज़ क्या है, ये आपसे पूछ सकता है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आपसे फैक्टर अफेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स पूछ सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बनता है, जिसमें फैक्टर अफेक्टिंग में आपके सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन, टेम्परेचर, पीएच, वाटर, रेडिएशन, ये सारे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है बायो एनर्जेटिक्स, जो कि बहुत ही लॉन्ग चैप्टर और आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कॉम्प्लेक्स चैप्टर है। इसको समझना भी आपको पड़ेगा कि इसमें सवाल भी कई तरीके से बन सकते हैं और उसको आपने जवाब भी उसी तरीके से देने पड़ेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में जो मैंने निकाला है, पहला जो है वो हमारा डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस विद इक्वेशंस। फोटोसिंथेसिस से आपसे पूछेगा भाई आप डिफ़ाइन करें फोटोसिंथेसिस, डिफ़ाइन फोटोसिंथेसिस विद इक्वेशंस। आपकी फोटोसिंथेसिस के इक्वेशंस भी लिखनी पड़ेगी जो आपकी बुक में दी गई हुई है। टाइप ऑफ रेस्पायरेशन आपसे पूछ सकता है। दो तरीके के रेस्पायरेशन होते हैं, एनारोबिक जिसे हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं, एरोबिक रेस्पायरेशन भी होते हैं। और जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपसे पूछ सकते हैं डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन। भाई आप रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस में डिफरेंस बताएं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में जो मैंने निकाला है वो आपसे पूछ सकता है फेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की फेस आपसे पूछ सकता है, या तो लाइट रिएक्शन पूछेगा या तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन आपसे पूछ सकता है,
जिसे हम डायरेक्ट रिलेशन भी कहते हैं विद डायग्राम। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में अगर फोटोसिंथेसिस के फेसेस आ जाएं, या तो आपसे लाइट रिएक्शन पूछेगा या तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन पूछ लेगा, जिसे हम डायरेक्ट रिएक्शन कहते हैं। लेकिन शर्त ये है कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में अगर आप जो भी अटैम्प्ट करें, आप चाहें लाइट रिएक्शन अटैम्प्ट करें या आप चाहें लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन अटैम्प्ट करें, शर्त ये है कि डायग्राम दोनों में आपको बनानी पड़ेगी। जो चीज़ आप अटैम्प्ट करते हैं वहाँ पे डायग्राम आपने बनानी पड़ेगी। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकता है वो रेस्पायरेशन पूछ सकता है। रेस्पायरेशन एक बहुत ही लॉन्ग टॉपिक है। इसमें रेस्पायरेशन की अगर हम बात करें, इसमें ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तीनों आ जाते हैं ये रेस्पायरेशन में। लेकिन आपसे ये रेस्पायरेशन में आपको सिंपली आपको बता देता है कि ग्लाइकोलिसिस आपने करना है, या सिंपली आपको बता देगा कि क्रेब्स साइकिल आपने करना है, या सिंपली आपको बता देगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपने करना है। क्योंकि रेस्पायरेशन आपको पूरा नहीं दे सकता, और अगर ये पूरा दे दे तो बहुत ही एक लॉन्ग टॉपिक बन जाता है, बहुत ही लंबा हो जाएगा और यहाँ पे स्टूडेंट के पास टाइम नहीं बचेगी। इसलिए रेस्पायरेशन या तो ग्लाइकोलिसिस दे देगा, या तो क्रेब्स साइकिल दे देगा, या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दे देगा। अगर इन तीनों में से इम्पोर्टेंट बात करें, ग्लाइकोलिसिस नंबर 1 है एंड नंबर 2 जो है वो हमारा क्रेब्स साइकिल है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल है। अब मैं आपसे बात करता हूँ चैप्टर नंबर 9 से। चैप्टर नंबर 8 मैंने स्किप क्यों किया है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 9 जो कि ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हज़ारों क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर बनाने वाला चाहे जिससे हज़ारों क्वेश्चन बन जाए, तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। लेकिन इसमें मैंने जो अपना एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाला है वो कुछ यूँ है। आपसे पूछ सकता है डिफ़ाइन ट्रांसपायरेशन डिफ़ाइन करें, उसकी सिग्निफिकेंस आपसे पूछ सकता है, और उसके फैक्टर अफेक्टिंग आपसे पूछ सकता है। फैक्टर अफेक्टिंग में आप लाइट, टेम्परेचर, लाइट से क्या अफेक्ट पड़ता है ट्रांसपायरेशन में, टेम्परेचर से क्या अफेक्ट पड़ता है ट्रांसपायरेशन में, याद रखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछ सकता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये भी एक बहुत ही माना जाने वाला टॉपिक है और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और आप क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। आप डिफरेंस करें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में, डिफरेंस करें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। थोड़ा सा मैं क्लू आपको दे दूं कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आप कैसे बताएंगे कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है ऑर्थोपोड्स में, सर्कुलेटरी पाया जाता है मैमल्स में, वर्टिब्रेट्स में। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हमारा जो सर्कुलेटरी लिक्विड होता है उसमें कोई वेजल्स नहीं होता, जबकि सर्कुलेटरी सिस्टम में वो पूरे वेजल्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे होते हैं, ब्लड की बात कर रहे हैं, तो वो पूरे वेजल्स में ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो ये आपने डिफरेंस बिटवीन बतानी होती है। 4th वन इज़ ब्लड डिसऑर्डर्स। आपसे पूछ सकता है कि ल्यूकीमिया क्या होता है, थैलासीमिया क्या होता है, या ल्यूकीमिया और थैलासीमिया ब्लड डिसऑर्डर्स में आ जाते हैं, ये आपसे पूछ सकता है। दैन 5th वन एंड द लास्ट वन जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपसे पूछ सकता है वो है ब्लड वेजल्स। ब्लड वेजल्स में आ जाते हैं आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ये आपसे पूछ सकता है। जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ ट्रांसपोर्ट, चैप्टर नंबर 9, वो है हर्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैं कहता हूँ आप कुछ भी याद ना करें लेकिन ये हर्ट ज़रूर याद करें। हर्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में हर्ट अगर आपके पास आ जाए तो सबसे पहले आप लिखेंगे कैसे, आप सबसे पहले हर्ट की इंट्रोडक्शन देंगे, दैन इसमें पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन इसमें आप बताएंगे क्या होता है। उसके बाद आप हर्ट की डायग्राम बनाएंगे जो कि बुक में बनी हुई है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन क्यों नहीं दिए। मैंने चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन इसलिए नहीं दिए क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे उसमें सारे तकरीबन क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट लगे हैं। तो अगर आप चाहें तो उसमें सारे क्वेश्चन याद करें, मेरा तो मशवरा यही रहेगा आप लोगों को। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आई है और इसी तरीके की वीडियो आप इन फ्यूचर देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। अगर कोई क्यूरीज है आपको तो हमें आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। चलते हैं,
इस वीडियो के एंड में अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।